ब्रेक के बाद एक बार नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। अखंड ज्योत के किए दर्शन। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी किए दर्शन। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का दिल्ली दौरा। भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी के समर्थन में की जनसभा। कहा, राम भक्तों और राम विरोधियों के बीच मुकाबला। पनगुट के वर्ल्ड सेंचुरी क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों पर वाहन एंट्री वैन का मामला। उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित का याचिका का निस्तारण। विभाग बोला, हटा दिए गए लगाए प्रतिबंधित बोर्ड। पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू। ट्रैफिक जाम की समस्या। कई किलोमीटर तक वाहनों की कतारें। प्रशासन के दावों की खुली पोल। चारधाम यात्री भी परेशान। उत्तराखंड में मौसम बदलने से तापमान में आएगी गिरावट। आज और कल उत्तरकाशी चमोली में आंधी तूफान का येलो अलर्ट। वहीं मैदानी इलाकों में गर्मी से राहत। और अब खबरें विस्तार से। विश्व प्रसिद्ध भगवान बद्रीनाथ मंदिर के कपाट पूरे विधि विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। हजारों भक्त इस पावन पल के साक्षी बने। बद्रीनाथ कपाट खुलने के मौके पर पहले दिन विशेष पूजा अर्चना की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कपाट खुलने के शुभ अवसर पर समस्त श्रद्धालुओं को बधाइयां दी। बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म वेला पर सुबह 4 बजे से कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हुई। हल्की बारिश के बीच आर्मी बैंड एवं ढोल नगाड़ों की मधुर धुन और स्थानीय महिलाओं के पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ भगवान बद्री विशाल की स्तुति ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रविवार को बाबा केदारनाथ के दर्शनों को केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक कर बाबा की विशेष पूजा अर्चना कर विश्व एवं जन कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों की समीक्षा भी की। राज्यपाल ने धाम को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए सभी से सामूहिक प्रयास करने की अपील की। एक दिवसीय दौरे पर बाबा केदारनाथ धाम के दर्शनों को पहुंचे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने वीआईपी हेलीपैड पर स्वागत किया। ड्यूटी पर मौजूद सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अभिनंदन करने के बाद राज्यपाल तीर्थ पुरोहित समाज एवं मुख्य पुजारी से मिले। इसके बाद बाबा केदारनाथ मंदिर में प्रवेश कर विशेष पूजा अर्चना कर संपूर्ण विश्व एवं मानवता के कल्याण। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कपाट खुलने के अवसर पर बद्रीनाथ पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी हिमांशु खुराना व पुलिस अधीक्षक सर्वेश ने हेलीपैड पर उनका स्वागत किया। इसके बाद राज्यपाल कार से बद्रीनाथ मंदिर पहुंचे। राज्यपाल ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन व पूजा अर्चना करते हुए देश और प्रदेश की सुख समृद्धि व खुशहाली के लिए प्रार्थना की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ सरकार और प्रशासन व्यवस्थाओं का दावा कर रही है, वहीं अब यमुनोत्री धाम की एक वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो में यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग में श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ देखने को मिली, लेकिन इतनी भीड़ होने के बावजूद बड़ा हादसा होने से बच गया, जिसकी सुध लेते हुए उत्तराखंड पुलिस ने श्रद्धालुओं से रविवार को यमुनोत्री धाम की यात्रा न करने की अपील भी की है। उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट में जानकारी डालते हुए लिखा कि पर्याप्त मात्रा में श्रद्धालु यमुनोत्री धाम आ चुके हैं। कृपया जो यात्री यमुनोत्री धाम आ रहे हैं वह यात्रा स्थगित कर दें, जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल भी उठाए हैं। चारधाम यात्रा में पिछले वर्षों से सबक लेकर के अव्यवस्थाएं ना हो, इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी करने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार जो है सरकार को चेता रही थी, प्रशासन को चेता रही थी, लेकिन विपक्ष के आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया गया। और चारधाम यात्रा की शुरुआत में ही जिस तरीके से अव्यवस्थाएं जो है सामने आई, तो निश्चित तौर पर उससे विपक्ष के आरोपों की पुष्टि हुई। यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग में जिस तरीके से श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा और वहां जो है कोई निकल ही नहीं पा रहा था, हजारों श्रद्धालु जो है बिना दर्शन किए ही वापस लौट गए, तो इससे प्रदेश की छवि। विपक्ष को पहाड़ की सच्चाई का पता नहीं है क्या? वो पहाड़ी नहीं है? पहाड़ के रास्तों का क्या हमको पता नहीं है?
पहाड़ किसको बोलते हैं? अरे पहाड़ की जिंदगी ही अलग है। पहाड़ का एक अलग से स्वरूप है। पहाड़ में आप जो है 4 लेन रोड की अपेक्षा नहीं कर सकते जामों पर जाकर। पहाड़ तो पगडंडियों से होके जाता है, पहाड़ चढ़ाई से होकर जाता है। इसी बात को तो हम पहाड़ी में बाकी है क्या? अब ये तो दिखे, जब आपको फोटो दिखाया जाएगा, अब एक पगडंडी चल रही है, उस पगडंडी पर एक साथ हजारों आदमी आ गया है, तो आपको ऐसा दृश्य दिखाई पड़ेगा। लेकिन वही तो पहाड़ है, उसी को देखने तो लोग आते हैं। अगर लोगों को वो नहीं दिखाई पड़ेगा तो फिर बम्बई और केदारनाथ और बद्रीनाथ और जमुनोत्री गंगोत्री में अंतर क्या रह गया? इसी पहाड़ को देखने तो लोग आते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते डीएम सोनिका के निर्देश पर यात्रियों की सुविधा के लिए ऋषिकेश में पंजीकरण काउंटर बढ़ाए गए हैं। वहीं इसी क्रम में बताते चले कि पंजीकरण काउंटर बढ़ाने से यात्रियों को रजिस्ट्रेशन में सहूलियत हो रही है और साथ ही काउंटर पर भीड़ कम हो गई है। जिले के डीएम सोनिका ने ट्रांजिट कैंप में आईएसवीटी पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थित यात्रा बनाए रखने के भी निर्देश दिए और कहा कि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इस बात का गंभीरता से ख्याल रखा जाए। उन्होंने यात्रियों के ठहरने के लिए चिन्हित किए गए स्थान व समुचित मूलभूत सुविधाएं एवं व्यवस्थाएं बनाए रखने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी शीतकालीन प्रवास मुखवा मार्कंडेपुरी में गंगा सप्तमी के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कई वर्षों से मां गंगा सप्तमी को मनाया जा रहा है। इस वर्ष गंगा सप्तमी में पर्यटन विभाग भी मौजूद रहेगा और तमाम पदाधिकारी भी गंगा सप्तमी में शामिल रहेंगे, जिसमें कि गंगा सप्तमी में हर वर्ष अपना योगदान देते आ रहे हैं। इस वर्ष भी अपना पूरा योगदान देते नजर आएंगे और सप्तमी के दौरान सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होंगे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी मनोज तिवारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियां भी गिनाई। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज मुकाबला राम भक्तों और राम विरोधियों के बीच में है। दिल्ली की जनता से मिल रहे अपार समर्थन से यह स्पष्ट दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें भाजपा प्रचंड बहुमत से विजयी होने जा रही है। और इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बड़ी संख्या में आई जनता से भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी को भारी मतों से विजयी बनाने की भी अपील की। अयोध्या में जल्द ही उत्तराखंड का भवन तैयार होने जा रहा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के पास अब जल्द ही उत्तराखंड भवन का काम शुरू हो जाएगा। दरअसल अयोध्या में उत्तराखंड सरकार को आवंटित की गई भूमि की रजिस्ट्री हो गई है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला प्रदेश बन गया है। वहीं भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने हर्ष प्रकट करते हुए कहा कि सरकार अपने वायदे के अनुरूप जल्दी से जल्दी रामनगरी अयोध्या में अतिथि गृह का निर्माण करेगी, ताकि रामलला के दर्शनों के लिए अयोध्या आने वाले उत्तराखंड के श्रद्धालुओं को ठहरने की उचित सुविधा मिल सके। खुशी की और हर्ष का विषय है, क्योंकि हमें सबसे पहले जो है वहाँ पे अयोध्या में जो भूमि का आवंटन हुआ था उसमें हमारे राज्य ने अपना रजिस्ट्री जो है वो करवा लिया है और देश का प्रथम राज्य इस दिशा में बन चुका है। आगे आने वाले समय में आपको वहाँ पे जितने भी श्रद्धालु उत्तराखंड से अयोध्या जाने वाले हैं सबको उत्तराखंड सदन का निर्माण होने वाला है। उनको बहुत एक जो फैसिलिटी वहाँ पे मिलने वाली है, तो उसके लिए एक अच्छा कार्य सरकार की तरफ से हुआ है। मंगलोर और झबरेड़ा क्षेत्र में रात के अंधेरे में खनन माफिया खनन को लगातार अंजाम दे रहे हैं, पर स्थानीय पुलिस की शह पर खनन माफियों पर कोई लगाम नहीं लगा पा रहा। बता दें कि झबरेड़ा क्षेत्र, मंगलोर क्षेत्र सहित पीरान कलियर क्षेत्र में रात भर बड़े पैमाने पर खनन हो रहा है, जिसके एवज में सरकार को रोजाना लाखों रुपए का राजस्व का चूना लग रहा है। वहीं खनन माफियों ने अब तक हजारों टन मिट्टी को अलग अलग प्लॉट में भर डाला है। इसमें क्षेत्रीय तहसीलदार और पटवारी भी आंखें मूंदे रहते हैं। वहीं पूरे मामले को जब रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के संज्ञान में डाला गया तो उनका कहना है कि मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी कीमत पर खनन नहीं होने दिया जाएगा। में
कुछ अगर एप्लीकेशन डालेंगे कि कितनी कार्रवाई हुई खनन की, आप देखेंगे हमारे यहाँ से रोज़ कोई ना कोई ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक पकड़ा जा रहा है, चालान भी किए जा रहे हैं, जो भी हो रहा है। हमारी यही अपील है कि कहीं पे भी अगर ऐसी रिपोर्ट आती है तो ज़रूर हमें बताएं, हमारे जो रेवेन्यू टीम है ज़रूर वहाँ पे जाके चेक करेंगी और पकड़ेंगी। आप जैसे मैंने कहा कि हम रात को कई बार 12 बजे भी उठाते हैं फ़ोन, 12:30 बजे भी उठाते हैं। आप चेक कर सकते हैं रोज़ कोई ना कोई ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक पकड़े जा रहे हैं। तो जहाँ से भी अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आ रही है तो हमारा बहुत स्ट्रिक्ट वो है कि कहीं से भी कोई कंप्लेंट आएगी तो ज़रूर रेवेन्यू की टीम रात को पहुँचेगी वहाँ पर। खबर देहरादून से है, जहां सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा दौड़ रहे हैं। इस दौरान ई रिक्शा चालक अपनी मनमानी भी कर रहे हैं। देहरादून शहर के कई मुख्य चौराहे पर ई रिक्शा चालक सवारी बैठाने के लिए कई रिक्शे लगा देते हैं, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो जाता है। देखिए, ई रिक्शा के संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ई रिक्शा का हमारे ऐसे 7 रूट हैं देहरादून के अंदर, जिनको कि जहां पर उनका संचालन बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर ये ई रिक्शा इन्हीं रूटों पर चलते हुए पाए जाते हैं तो इनका पुलिस के माध्यम से चालान होता है। पहली बार पकड़े जाने पे 500 रुपए, दूसरी बार पकड़े जाने पे 1000 रुपए और तीसरी बार पकड़े जाने पे 2000 रुपए, और इनका जो ई रिक्शा का लाइसेंस है वो भी कैंसिल कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई कम उम्र का बच्चा ई रिक्शा चलाता हुआ पाया जाता है तो उसमें हम लोग जो गाड़ी का ओनर है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और वो जुर्माना 25,000 रुपए तक का होगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। गांव के वर्ड सेंचुरी क्षेत्र में आधा दर्जन ग्रामीण सड़कों पर वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित किए जाने को लेकर के दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान वन विभाग की तरफ से कोर्ट को अवगत करवाया गया कि उनके द्वारा ग्रामीण सड़कों पर वाहनों के लिए लगाए प्रतिबंधित बोर्ड हटा दिए हैं। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने याचिका निस्तारित कर दी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ग्रामीण सड़क में वाहनों की आवाजाही बंद होने से उन्हें अपने उत्पादों को मंडी तक पहुंचाने के साथ ही स्कूली बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तो वहीं बीमार बुजुर्गों को जिला मुख्यालय हॉस्पिटल लाने में भी परेशानी उठानी पड़ेगी। हमारे द्वारा एक याचिका दायर करी गई जिसमें पंगोट से आगे का जो रास्ता बुडला कोट से और अन्य गांवों को कनेक्ट करता था, वो रास्ता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा प्रतिवादित कर दिया गया था, जिसमें आधे दर्जन से ज़्यादा लोग आधे दर्जन गांव से ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे थे, और जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में हमने 18 तारीख को याचिका दाखिल करके माननीय न्यायालय से आग्रह किया था कि इसके जो रास्ता बंद किया गया है फॉरेस्ट ऑफिसर द्वारा वो हमारा खोल दिया जाए। तो आज माननीय उच्च न्यायालय ने में जब हियरिंग हो रही थी तो माननीय उच्च न्यायालय ने जो है अपने हियरिंग के दौरान ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब फॉरेस्ट ऑफिसर जब लास्ट वीक यहाँ पर अपेयर हुए थे तो उन्होंने अंडरटेक किया था कि मैं इस मैटर को देखूंगा। पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटन सीजन और यात्रा सीजन शुरू होते ही ट्रैफिक जाम की समस्याएं शुरू हो गई हैं। जाम से निपटने के लिए प्रशासन की ओर से बनाई गई योजनाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। मसूरी में शनिवार को सुबह से कई किलोमीटर का लंबा जाम लगता रहा, वहीं वाहन रेंगते हुए नजर आए, जिससे देश विदेश से मसूरी आए पर्यटक और चारधाम यात्रा को जाने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानियां झेलनी पड़ी। सिंगल वे रास्ता है, इसके लिए कुछ तो फैसिलिटी होनी चाहिए। लोग 1-2 घंटे अगर यहाँ पे रुकेंगे तो कैसे अपना जाएंगे टूरिस्ट प्लेस पे, है ना? लेके जा रहे हैं आप? बिल्कुल, हाँ जी, फैमिली लेके आ रहे हैं। हाँ जी, बोलना चाहेंगे कि हम इसमें यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए, कुछ चेंजेस होनी चाहिए, है ना? फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जब टूरिस्ट आती है तो यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए यात्रा खुलती है। ऐसे यहाँ पे रुक जाएंगे तो फिर कैसे होगा आगे? 2 घंटे कोई व्यवस्था नहीं, कोई पुलिस नहीं, कुछ नहीं। परेशानी तो बहुत ज्यादा होती है। परेशानी अब क्या मानते हैं, सरकार को जाम को लेकर काम करना चाहिए? अब देख लो, यात्रा का टाइम है यार, जाम तो लगना नहीं चाहिए, रास्ते खुले हुए चाहिए, पर दिक्कतें बहुत ज्यादा है। 2 घंटे से लगे हुए हैं यहाँ पे लाइन में ना। हाँ। तो मतलब हम लोग देहरादून से निकले, हार्डली यहाँ पे मुश्किल से 10 किलोमीटर भी नहीं पहुँचे, विदिन
3 घंटे हो चुके हैं। 3 घंटे फैमिली के साथ घूमने आए फैमिली थे? के साथ घूमने आए थे, पूरा दिन बर्बाद हो गया। जाम में फंस के रह गए। सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है पर्यटन की दृष्टि से, यात्रा को बेटर बनाने के लिए, पर ग्राउंड पे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। नहीं, ग्राउंड पे एक्चुअली यही है ना कि क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन का जो काम शुरू करता है उसको वेल प्लान तरीके से करना चाहिए। अभी क्या होता है, अनप्लान कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया दिन में। अब लोग वीकेंड पे आ रहे हैं यहाँ पे, अब क्रॉसिंग नहीं है गाड़ियों की 2 जगह, तो इनको जो भी प्लानिंग डिपार्टमेंट है उन लोगों को थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का प्लान पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के आदेश अनुसार ऑपरेशन स्माइल अभियान के तहत जनपद स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट पिथौरागढ़ चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा संयुक्त रूप से राजकीय इंटर कॉलेज वड़ावे में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। छात्र छात्राओं की कैरियर काउंसलिंग करने के साथ साथ सभी को बाल भिक्षावृत्ति, बाल श्रम, मानव तस्करी की रोकथाम के संबंध में बताया गया। साथ ही गुड टच, बैड टच के बारे में भी बताया गया। सभी छात्र छात्राओं को अपने आसपास बाल श्रम व बाल भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों की सूचना तुरंत पुलिस को देने हेतु जानकारी दी गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 10 मई को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी। इसी बात की खुशी मनाते हुए मसूरी में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के जिला प्रवक्ता प्रकाश राणा के नेतृत्व में मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जमकर आतिशबाजी की गई। ठीक चुनाव से पहले ईडी की जांच के दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के गठबंधन से बीजेपी घबराई हुई थी, जिस कारण उन्होंने जो नेता थे, जो चेहरे थे, उनको जेल में भेजने का काम किया। उसी कड़ी में केजरीवाल जी को भी जेल में भेजा गया, लेकिन कल उन्हें अंतरिम जमानत मिली है। और सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद देते हैं, जिस तरह चंडीगढ़ में उन्होंने मेयर सीट को लेकर जिस तरह का निर्णय दिया और जिस तरह से अब केजरीवाल जी को अंतरिम बेल दी गई है, जमानत पर रिहा किया गया है। और अब जब केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं तो इंडिया गठबंधन को इससे मजबूती मिलेगी। जो राष्ट्रीय स्वयं अरविंद केजरीवाल जी जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री दिल्ली के सीएम हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि उनके द्वारा श्री अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम बेल दी गई है। हमें पहले से इस बात की एक शंका थी कि जब किसी प्रकार का कोई घोटाला हुआ ही नहीं है तो विपक्षी पार्टी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी, उनके द्वारा तानाशाही के रूप में श्री अरविंद केजरीवाल जी को जबरदस्त दूसरे विपक्षी दलों को जेल के अंदर पकड़ के बंद करके रखा हुआ है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जब इसमें आपस में जब इनकी बहस हुई, कोर्ट में बहस हुई, तो इनको भी कहीं ना कहीं युक्ति रूप से आशंका हो गई कि जो मामला पूरा फर्जी लगता है और इसीलिए चुनाव के लिए श्री सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो बेल दी गई है, इससे हमें खुशी का इजहार व्यक्त करते हैं। सितारगंज क्षेत्र के नकुलिया गांव के एक व्यक्ति को अपने ही खेत में सब्जी तोड़ने के लिए पास के गांव के दबंग लोगों को मना करना महंगा पड़ गया। दबंग लोगों ने खेत मालिक पर लाठी डंडों से हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि सितारगंज कोतवाली में शिकायत पत्र सौंपकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं सितारगंज पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारे खेतों में कुछ दबंगे तो आए और सब्जी तोड़ने लगे। उन्हें हमने मना किया तो उन्होंने हमें गाली गलौज दी और उनके लिए फिर वो चले गए और अपने घर से और लोग लेके आए और लोगों को लेके आए, लाठी डंडों लेके आए और हमारे बड़े भाइयों पे हमला करा, उन्हें अच्छा खासा गंभीर कर दिया। उसके बाद हम जब हॉस्पिटल लेकर के आए तो उन्होंने गंभीर देख करके उनको सरकारी हॉस्पिटल से रेफर कर दिया। काशीपुर से है, जहां राजकीय अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों की लेट लतीफी और लापरवाही से शहर में एक बड़ा हादसा होते होते बचा। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, अलबत्ता सरकारी संपत्ति को जरूर नुकसान हुआ। दरअसल लक्ष्मण दत्त भट्ट राजकीय चिकित्सालय की दीवार से लगा हुआ एक बाग है। बाग में खड़े आम और जामुन के पेड़ चिकित्सालय की दीवार से लगते हुए हैं, जो कि लगभग जर्जर हालत में है। बीती रात एक जर्जर पेड़ पार्क की दीवार पर भरभराकर गिर पड़ा,
जिससे सरकारी अस्पताल की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि पेड़ रात में गिरा। दिन के समय वहां अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमानदार भी बैठते हैं, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। निजी भूमि में पेड़ खड़े हैं ना, किसी की निजी भूमि में है, तो वो निजी भूमि वाला अगर नहीं कटवाना चाहता है तो उसके लिए विभाग कोई उत्तरदायी नहीं है। अगर वो एप्लीकेशन लगाता कटवाने के लिए तो विभाग उसको मंजूरी दे देता। तो लिहाजा उसके द्वारा कोई एप्लीकेशन लगाई नहीं गई है, वो निजी प्रॉपर्टी है, हॉस्पिटल की नहीं है, तो उसके लिए कुछ नहीं खा सकता, तो वही जिम्मेदार है उसके। और नहीं जो है 4 से 5 बजे बीच में एक पेड़ जो है अपने आप ही गिर गया था टूट के, जो है हमारे बाउंड्री OST के बगल से। तो वहाँ पे ये तो है कि रात के समय हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन हमने पहले से भी वन विभाग को लिख रखा है, इसके परमिशन ब्लॉकिंग के लिए ले रखे, क्योंकि वो हमारे पेड़ नहीं है और दूसरी पार्टी के पेड़ है वो। तो उनकी सहमति से हमने जब परमिशन आ जाए, हमें और भी हमारे इससे कमरों को खतरा है, ब्लड बैंक को, हमारे इससे आई सेंटर को भी, उसकी छत पे भी मकान आ रहे हैं, हमारे OST पे भी आ रहे हैं। तो जैसे ही उसकी परमिशन आ जाए हम उनको कटवा देंगे। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।